हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मेनली कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर संरचना कहते हैं। तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और उसके बीच उनके संबंध, उनके मध्य संबंध को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, और सभी कंप्यूटर में एक ही तरह की कंप्यूटर संरचना होती है, सामान्यतः एक ही तरह की होती है। अब हम लोग कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। तो पहला है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट। पहला भाग क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट। दूसरा भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये 3 प्रमुख रूप से क्या है? कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग हैं। क्या क्या? इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा क्या है? मेमोरी यूनिट। देखिए, ये क्या है? आपका इनपुट यूनिट है, मान लो ये आपका CPU हो गया। CPU के अंतर्गत क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होता है, इसी को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका आउटपुट यूनिट हो गया और ये नीचे क्या है? आपका मेमोरी यूनिट है। ये क्या है? मेमोरी यूनिट है ना, मेमोरी यूनिट। तो जब हम लोग डेटा एंटर करना रहता है हम लोग को कंप्यूटर में, तो इनपुट के द्वारा हम अपना डेटा या निर्देश, डेटा और इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। किसके माध्यम से कराते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा। ठीक है, जो कौन ग्रहण करता है उसको? फिर जो भी हम इनपुट कराते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा, उसको CPU ग्रहण करता है। ठीक है, कौन ग्रहण करता है? CPU ग्रहण करता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। तो ये मेमोरी में क्या कर दिया जाता है? डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये लॉजिक यूनिट या इसी को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोल सकते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी से ही क्या करता है? डेटा या निर्देश ले लेता है कि हमको क्या कार्य करना है। तो वो अब निर्देश ले लेता है किससे? मेमोरी से, जहाँ कंट्रोल यूनिट के आदेश अनुसार उन पर विभिन्न क्रियाएं की जाती है। तो किसके आदेश के अनुसार क्रियाएं होती है? तो कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जितने भी यहाँ पे यूनिट्स है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सबका कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, कौन करता है कंट्रोल? सारे यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो आउटपुट होता है, तो यहाँ से तो अब ये लॉजिक यूनिट अपना लॉजिक यूनिट से कैलकुलेशन हो गया। फिर हमको अब भाई जो डेटा रहेगा उसको प्रदर्शित करने के लिए हमको आउटपुट यूनिट की आवश्यकता होती है। तो आउटपुट यूनिट के माध्यम से हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो परिणाम किसके द्वारा मिलता है हमको? आउटपुट यूनिट के माध्यम से। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है, फिर आउटपुट यूनिट क्या होता है देखेंगे, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है देखेंगे, फिर मेमोरी यूनिट क्या होता है देखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका इनपुट यूनिट। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। अब हमको डेटा को, कुछ भी डेटा है उसको हमको कंप्यूटर में डालना है, तो किसके माध्यम से डालते हैं हम लोग? इनपुट यूनिट के माध्यम से डालते हैं। और यदि हमारे कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर में तो इनपुट यूनिट होता ही है ना, तो अगर देखो बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। जब कंप्यूटर में इनपुट यूनिट ही नहीं होगा तो एक क्या हो जाएगा? एक टीवी की तरह हो जाएगा, वो बस पड़ा रहेगा, डब्बा है समझो, है ना। उसमें हम लोग कुछ अपना डेटा नहीं डाल सकते हैं, है ना। अगर इनपुट यूनिट ही नहीं होगा तो हम लोग अपना डेटा एंटर
नहीं कर पाएंगे तो उससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जब उसका डेटा ही एंटर नहीं होगा तो कुछ कार्य संभव ही नहीं है। फिर है इनपुट यूनिट का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा या आदेश देते हैं उसे ये बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर अर्थात किसको भेजता है, सीपीयू में भेज देते हैं। संक्षेप में हाँ ठीक है। तो देखो अब भाई हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसको कंप्यूटर तो समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड को समझ पाता है। बाइनरी कोड जो 1-0 के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो कंप्यूटर क्या बाइनरी कोड को ही समझ पाता है। तो इसीलिए हमारी लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कौन कन्वर्ट करता है, तो इनपुट यूनिट कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, अब तो संक्षेप में देखते हैं इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। तो पहला क्या कार्य किए जाते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा, तो यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस तथा डेटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। हम जो भी डेटा उसको देते हैं उसको पढ़ती है या स्वीकार करती है। ठीक है, इनपुट यूनिट। फिर दूसरा है यह निर्देशों या डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलती है। तो वही कंप्यूटर किसको स्वीकार करेगा, जो बाइनरी कोड में रहेगा उसी को स्वीकार करेगा ना, हमारी लैंग्वेज तो समझेगा नहीं। इसीलिए इनपुट यूनिट क्या करता है, उसको कंप्यूटर जिस भाषा में स्वीकार करती है उस रूप में उसको बदलती है। ठीक है, अर्थात बाइनरी कोड में चेंज करती है। फिर तीसरा है यह बदले हुए रूप में इन निर्देशों या डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। तो सबसे पहले वो स्वीकार करेगा जो हम लोग डेटा देते हैं उसको। ठीक है, फिर उसको कंप्यूटर में भेजना है, सीपीयू में भेजना है। इसके लिए वो क्या करता है, उसको लैंग्वेज को चेंज करता है, बाइनरी कोड में चेंज करता है। फिर जो बाइनरी कोड में वो चेंज किया रहता है, बदला हुआ जो रूप होता है उसको इन निर्देशों या डेटा को वो आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो जो बदला हुआ अर्थात जो बाइनरी कोड होते हैं उसी फॉर्म में कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो ये हम लोग देख लिए इनपुट यूनिट के कार्य। ये मेनली ये संक्षेप में है, हम लोग 3 देख लिए हैं। ठीक है, ये तीसरा। अब ये इनपुट यूनिट हो गया, अब हम देखेंगे आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट देखते हैं। डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब जो डेटा या निर्देश को अब जो लास्ट परिणाम में पहुंच गया तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आउटपुट यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को बाइनरी कोड में होते हैं। जो भी देखो अब कंप्यूटर बाइनरी कोड में एक्सेप्ट करता है और बाइनरी कोड में ही अपना रिजल्ट देगा। तो ठीक है, आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं हमारे लिए उचित संकेतों या भाषा तथा चित्र में बदलकर हमें उपलब्ध कराता है। तो देखो डेटा कभी हमारा क्या होता है, चित्र के रूप में होता है, कभी संकेतों में होता है, कभी भाषा, है ना। तो अलग अलग होता है, उसको बाइनरी कोड से वो चित्र हो गया, संकेत, उचित संकेत हो गया, भाषा, इनमें चेंज कर कर हमको क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, आउटपुट यूनिट के माध्यम से किए जाते हैं। तभी हमको जो डेटा प्रदर्शित होता है उसको हम लोग समझ पाते हैं। तो अब संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि आउटपुट यूनिट के क्या कार्य हैं। तो पहला है यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं और जिन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। तो क्या करता है, बाइनरी कोड के रूप में होते हैं डेटा परिणाम, उसको स्वीकार करता है जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, कठिन होते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं बाइनरी कोड को, है ना। और फिर उसको कौन स्वीकार करता है, तो आउटपुट यूनिट स्वीकार करता है बाइनरी कोड में जो रिजल्ट रहता है उसको। ठीक है, फिर यदि उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदल देता है। अब उसको बाइनरी कोड में रिजल्ट तो मिला है, परिणाम किस में मिला है, बाइनरी कोड में मिला है,
लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते हैं बाइनरी कोड को, इसीलिए आउटपुट यूनिट ही उसको हमारे पढ़ने योग्य बदल देता है। ठीक है, जिस भाषा को हम समझ सकते हैं उसमें बदलता कौन है, तो आउटपुट यूनिट। यह बदले हुए रूप में परिणामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है या छाप देता है। ठीक है, वही जो मतलब मेन यही है कि इनपुट यूनिट क्या करता है, जो हम डेटा देते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में चेंज करके कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए भेजता है, और आउटपुट यूनिट क्या काम करता है, जो रिजल्ट मिलता है वो बाइनरी फॉर्म में मिलता है, बाइनरी कोड में मिलता है, उसको हमारे समझने के लिए वो चेंज करता है हमारे फॉर्म में, हमारे जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसमें बदल कर हमको आउटपुट यूनिट के माध्यम से मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का इनपुट आउटपुट यूनिट। हम लोग कंप्यूटर के 3 भाग में से एक पढ़ लिए है ना, क्या पढ़ लिए हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब दूसरा देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको और क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो चलिए आप सीपीयू देखते हैं। सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें वेस्ट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू में ही क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू ही, यही सीपीयू के अंतर्गत ही प्रोसेस होता है। इसमें जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात जो मैथ्स से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब सीपीयू में ही होता है। फिर देखते हैं हम, ठीक है, जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जो निर्देश होते हैं उसको डिकोड करते हैं अर्थात पढ़ते हैं और क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में उसको कौन नियंत्रित करता है, तो सीपीयू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो देखो सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, उसी को प्रोसेसर कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस को कंट्रोल करता है सीपीयू। अब हम लोग देखते हैं सीपीयू के प्रमुख कार्य निम्न है। तो अब सीपीयू का कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है, यह निर्देशों डेटा इंस्ट्रक्शंस या तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी से क्या करता है, रजिस्टर में उसको स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है मेमोरी से रजिस्टर में। फिर उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, 1 बाय 1 क्या करेगा। अब उसको डेटा तो मिल गया है मेमोरी से रजिस्टर में, अब उसको क्या करेगा, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा डेटा, फिर उसके बाद क्या करेगा, रजिस्टर से फिर वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये 3 कार्य हैं, चलो देखते हैं हम। तो पहला तो देख लिए, यह निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। ठीक है, पहले क्या करता है, मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, रजिस्टर में फिर उसको क्या करेगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है उसका वर्क, निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन, क्रमिक रूप से ना, एक के बाद एक जो भी उसका क्रम रहेगा उसी रूप में क्या करेगा, क्रियान्वयन करता है सीपीयू। फिर तीसरा है, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। तो फिर क्या करता है, वो जो आउटपुट डेटा होता है उसको रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। यही क्या है, मेन कार्य हैं सीपीयू के।
अब देखते हैं सीपीयू के निम्न 3 अवयव निम्नलिखित हैं। तो 3 अवयव क्या हैं सीपीयू के, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। ये क्या है, सीपीयू के अवयव है ना, कंपोनेंट। तो पहला क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो पहला देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या दिया गया है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जो भी अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ठीक है, या फिर तुलनाएं, दो संख्या में क्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सब बताना, अर्थात क्या करना, तुलना करना, इसी यूनिट में की जाती है। जो भी अंकगणित से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, दो संख्यों के बीच तुलना करना, ठीक है, तो ये किस कहाँ होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही होता है। यह यूनिट कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से बनी होती है, जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है। तो अब हम लोग जो भी दो अंक भेज देंगे ए बी, अब उसमें ऑपरेशन डालेंगे प्लस, तो उसका क्या हो जाएगा, जोड़ना, जो ऑपरेशन क्या है, प्लस है तो प्लस आएगा। जो भी हम लोग ऑपरेशन देंगे वो उसको क्या करेगा, रिजल्ट के रूप में भेजेगा। तो वही बोला है कि दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से क्या होता है, उनका योग देंगे, तो योग करने बोलेंगे तो योग हो जाएगा, अंतर, गुणनफल, भागफल आदि हम लोग को क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, ठीक है, तो जिन्हें क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, बाइनरी डिजिट मतलब बाइनरी पद्धति से, बाइनरी सिस्टम से होता है। तो इसमें हम लोग को डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी स्टोर करने के लिए इसमें क्या होती है, बाइट्स होती है, उसी को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है देख लेते हैं। रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है, रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, रजिस्टर में क्या किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्स बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। हम लोग पहले ही देखे हैं, जब मतलब ये नॉन परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए रजिस्टर का प्रयोग होता है ना। तो ये क्या है, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है रजिस्टर, और ये बहुत फास्ट है ना, बहुत तेज गति वाली है। मेमोरी के अनुक्रम में, मेमोरी हायरार्की में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा होता है, और ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो किसी प्रोग्राम को सबसे तीव्र गति में हम लोग को क्रियान्वयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग देख लिए सीपीयू, देख लिए है ना। अब सीपीयू में क्या देखते हैं, कंट्रोल यूनिट देखते हैं। सीपीयू में देखो क्या देखे हम लोग, सीपीयू देखे, इसके अंतर हम लोग क्या, इसके अंतर्गत अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़े हैं। अब क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट देखते हैं। इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है, ठीक है, और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं, यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन कराता
है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे भागों को उचित निर्देश जारी करता है। हम लोग को कोई सा भी कार्य कराना है, कोई सा भी प्रोग्राम हम लोग को पालन कराना है, तो वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट आदेश देता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ही पढ़े हैं कि सारे यूनिट जितने भी इकाई होती है उसको नियंत्रण करके कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट करता है, यही सबको आदेश देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं तो मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे, मतलब कहीं स्टोर कराना है। जैसे कि मेमोरी को आदेश दे सकता है कंट्रोल यूनिट कि डेटा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दो, ताकि वो क्या कर सकेगा, कार्य कर सकेगा। तो यही है कि मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे, या फिर उसे उठाकर कहीं एएलयू को भेज दे, या कहीं भी भेजना है तो ये आदेश कौन देगा, कंट्रोल यूनिट देगा। ठीक है, कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठाक पालन कराना ही इसका दायित्व है। ठीक है, कार्यों का पालन कराना ही किसका दायित्व है, ये कंट्रोल यूनिट का दायित्व है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब, माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन होता है। कंप्यूटर सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इसी के अंदर सभी प्रकार की गणनाएं, कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग की जाती है। सारी कैलकुलेशंस की जाती है एएलयू के माध्यम से, है ना। इसको ही प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए जिस प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, इसी के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, है ना। वैसे कभी कभी जटिल गणनाओं के लिए अलग से मैथ प्रोसेसर भी लगाया जाता है। जनरली हम लोग का एएलयू के माध्यम से ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ जटिल समस्याएं होती है, जटिल गणना होती है, उसके लिए स्पेशली मैथ प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या हो जाता है, वो ऐसे यूज़ हो जाता, मतलब सामान्य गणनाएं होंगी तो वो माइक्रो प्रोसेसर क्या कर लेता है, गणना कर लेता है। लेकिन अगर जटिल गणना होगी तो उसके लिए हमको मैथ प्रोसेसर का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। यह कंप्यूटर का दिल व मस्तिष्क होता है। यह केवल मशीनी भाषा ही समझती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करती है, केवल मशीनी भाषा को ही समझ पाती है। फिर है कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इंटेल 4004 ये क्या है, पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर लिए गए, मतलब एक चिप पे ही जितने सीपीयू के सारे अवयव हैं एक चिप में ही आ गए। किसमें, इंटेल 4004। ठीक है, इसमें आए थे। यही पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी अवयव, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, वो एक चिप पर यूज़ किए गए। फिर दूसरा है कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेसरों के नाम हैं। क्या है देखते हैं। तो इंटेल है, इंटेल हो गया, डुअल कोर, तथा क्या है, इंटेल डुअल कोर हो गया, और पेंटियम 4, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही लेते हैं। आज हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं, उसमें से हम लोग पहला क्या पढ़े हैं, बताओ।
पहला इनपुट आउटपुट यूनिट पढ़े हैं, ठीक है। पहला क्या पढ़े हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट। फिर दूसरा क्या पढ़े हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंतर्गत हम लोग 3 भाग में इसको पढ़े हैं। पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर दूसरा कंट्रोल यूनिट, फिर तीसरा माइक्रो प्रोसेसर, इसी में देखे हैं, है ना। अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या बच गया है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये काफ़ी लेंदी है मेमोरी यूनिट, तो इसको हम लोग अलग से क्लास पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें। और ये आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं किए होंगे, CGPSC मेंस का एक टेस्ट सीरीज़ है जिसपे हम मेंस के डेली क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, फिर उसका रोज़ क्या होता है मॉडल आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ये डेली इसमें क्या हो रहा है, आप लोग को लाइव क्लास मिलता है इसके माध्यम से। और डेली टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के लिए, 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए जाते हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हो, आप आज पहली बार देख रहे होगे, तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पे, ये रजिस्ट्रेशन एंड हेल्पलाइन नंबर है 7583864461, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं और डेमो ले सकते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पहले से भी पढ़ के रखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। थैंक यू।